दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी बूढ़ी औरत की है जिसके मरने का इंतजार पूरा गांव कर रहा था। लेकिन असली सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज मैं आपको एक ऐसी तमिल मूवी की कहानी बताने वाला हूं जो 10-20 साल में शायद एक बार ही बन पाती है। इस मूवी का हर एक सीन आपको अपने बचपन, समाज और अपनों की याद दिलाएगा। तो बिना स्किप किया आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इसका मैसेज आपको अंदर तक हिला देगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी अम्मा को देखते हैं, बिल्कुल वैसी ही जैसी हमारे घरों में दादी या नानी हुआ करती है। शुरुआत में हम देखते हैं कि अम्मा पूजा कर रही होती है और भगवान से धन और अच्छी फसल की कामना कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ एक छोटा बच्चा टीवी पर मोटू पतलू देख रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ डर भी रहा होता है कि कहीं उसकी नानी पूजा खत्म करके आ ना जाए। वो डरते डरते टीवी देख ही रहा होता है, तभी उसकी नानी आ जाती है और आते ही उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है, जाकर नहा ले वरना तेरा सर फोड़ दूंगी। दिन भर टीवी देखता रहता है, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। और इतना कहकर वो गुस्से में टीवी बंद कर देती है। इसके बाद वो अपना नोटबुक उठाती है और जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी नज़र अपने मरे हुए पति की तस्वीर पर पड़ती है, जहां लाइट जल रही होती है। वो गुस्से में बोलती है, सुबह सुबह इस मनुष्य को देख लिया, और तुरंत उस तस्वीर का बल्ब बंद कर देती है। अब जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है, गली के बच्चे दौड़ते हुए चिल्लाने लगते हैं कि पवनू ताई वसूली करने आ रही है। यहीं पर हमें पता चलता है कि ये अम्मा पूरे इलाके में वसूली करती है और उसने सब जगह ब्याज से पैसा बांट रखा है। वो जाकर लोगों से अपने पैसे मांगती है और जो नहीं देता उसका वहां बुरा हाल कर देती है। यहाँ तक कि कई लोगों को थप्पड़ तक मार देती है। एक लड़के के बाप ने पैसे नहीं लौटाए होते तो अम्मा उसकी बाइक की चाबी उठाकर सीधा नाली में फेंक देती है। इसके बाद अगले सीन में हम अम्मा और उसके नाती को देखते हैं, जहां नाती मटन बिरयानी खाने से मना कर रहा होता है, लेकिन अम्मा उसे डांटते हुए कहती है, चुपचाप खा ले, नाटक मत कर। मैं भी ये सब खाकर ही बड़ी हुई हूँ, और देख कितनी तंदुरुस्त हूँ। वो आगे कहती है, इतनी उम्र में भी मुझे कोई बीमारी नहीं है, और अगर मैं मर भी गई ना तो खुद चलकर शमशान पहुंच जाऊंगी, मुझे कंधा देने की भी जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हम उसके नाती को फिर से देखते हैं, जहां उसकी माँ उस पर चिल्ला रही होती है, क्योंकि वो स्टाइलिश बाल कटवा कर आया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें बचपन में डांट पड़ती थी जब हम भी स्टाइल मारने का कोशिश करते थे। लेकिन अम्मा को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो तुरंत वापस नाई के पास जाती है और उसके पूरे बाल छोटे करवा देती है, जिससे वो बच्चा रोने लगता है। इसके बाद अगले सीन में अम्मा एक घर में जाती है अपने ब्याज के पैसे लेने। वो दरवाजे पर खड़ी होकर जोर से आवाज लगाती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तो वो मन ही मन बड़बड़ाती है, सब मर गए क्या अंदर, पता नहीं ये लोग अभी तक क्यों नहीं मर रहे। इसके बाद एक औरत घर से बाहर आती है, जहां अम्मा उससे उसके पति के बारे में पूछती है, तेरा आदमी कहाँ है, कब आएगा और मेरे ब्याज के पैसे कब देगा। वो औरत डरते हुए कहती है, वो बाहर गए हैं। तभी पवनू ताई गुस्से में उसे धमकाती है, अगर कल तक पैसे नहीं दिए तो तेरे पति के साथ तुझे भी बेच दूंगी। तभी अम्मा की नजर उस औरत के हाथ में पकड़े बच्चे पर पड़ती है और उसके हाथ में एक 2 रुपए का सिक्का दिख जाता है। अम्मा बिना कुछ सोचे वो सिक्का छीन लेती है और वहां से चली जाती है। अब अगले सीन में हम पवनू ताई की बेटी और उसके बेटे को देखते हैं। दोनों उसका इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि रोज सुबह 7 बजे अम्मा नीचे आती है, लेकिन आज वो नहीं आती। तभी उसकी बेटी अपने बेटे को ऊपर भेजती है और देखने के लिए कहती है। कुछ ही देर बाद बच्चा ऊपर से चिल्लाता है कि नानी को कुछ हो गया है, और जैसे ही ये खबर फैलती है पूरा गांव इकट्ठा होने लगता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ कोई दुखी नहीं होता, बल्कि सब खुश होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि अम्मा को पैरालिसिस हो गया है, और ये सुनकर लोग खुशियां मनाने लगते हैं। गली के बच्चे दौड़ते हुए चिल्लाते हैं कि पवनू ताई मर रही है। यहाँ तक कि लोग भगवान का धन्यवाद तक करने लगते हैं। धीरे धीरे पूरा गांव उसके घर के बाहर इकट्ठा हो जाता है। अंदर अम्मा हाथ हिलाकर कुछ इशारा करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता। वहीं कुछ औरतें आपस में बातें कर रही होती है, मरते वक्त भी यही बता रही होगी कि किससे कितने पैसे वसूलने हैं। तभी वीनू वहां डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर अम्मा को देखकर कुछ बताता है और फिर सारे गांव वाले वीनू को घेर लेते हैं। क्या हाल है बुढ़िया का। तभी वीनू कहता है
ज्यादा समय नहीं है, आज रात 3 बजे तक मर जाएगी। बस यहाँ सुनकर पूरा गांव खुशी से झूम उठता है, लोग डांस करने लगते हैं, फटाके तक फोड़ने लगते हैं। अब अगले सीन में हम अम्मा के बेटों को देखते हैं, जो ये खबर सुनकर गांव आते हैं, लेकिन जैसे ही पहुंचते हैं वो आपस में झगड़ने लगते हैं, यहाँ तक कि अम्मा को देखने अंदर तक नहीं जाते। तभी कहानी 4 साल पीछे चली जाती है, जहां अम्मा के पति की मौत हो चुकी है और उसके बेटे प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए अम्मा से लड़ रहे होते हैं। तभी अम्मा का दामाद भी बोल पड़ता है कि मेरा हिसाब कर दो, मुझे 3 तोला सोना चाहिए। तभी अम्मा गुस्से में कहती है, पहले वो 22 ग्राम सोना वापस ला कर दे जो मैंने शादी में दिया था। और फिर ताना मारते हुए कहती है, मैंने वो सोना दारू पीने के लिए या गिरवी रखने के लिए नहीं दिया था, अपनी बेटी को दिया था। इतना सुनते ही दामाद बोलता है, तो अपनी बेटी को अपने पास ही रख लो। तभी अम्मा तुरंत जवाब देती है, मेरी बेटी है, वो मेरे पास ही रहेगी, तू कौन होता है मुझे बताने वाला। अम्मा फिर गुस्से में चिल्लाती है, कहती है चल निकल यहाँ से। तभी उसके बेटे बोलते हैं, अरे बुढ़िया, तू हमारे पास रहेगी ना तो 6-6 महीने में हम तुझे दलिया पानी दे देंगे। तू इस प्रॉपर्टी का क्या करेगी, इस पर हमारा हक है। तभी अम्मा गुस्से में जवाब देती है, प्रॉपर्टी ऐसे ही दे दूं, मैंने तिनका तिनका जोड़कर ये सब बनाया है, सब्जियों के बोरे ढोए हैं, तब जाकर ये घर खड़ा हुआ है। और फिर ताना मारते हुए कहती है, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे घर में बाहर खटिया पर पड़ी रहूं एक बूढ़ी औरत की तरह और तुम्हारी बीवियों से रोटी की भीख मांगू। इसके बाद अम्मा साफ कह देती है, जब तक मैं जिंदा हूं मेरे पैसों पर सिर्फ मेरा ही अधिकार रहेगा। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां उसके बेटे घर के बाहर बैठे हैं और अम्मा के मरने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि जैसे ही वो मरे वो उसकी प्रॉपर्टी आपस में बांट ले। इसके बाद हम उसके एक बेटे को देखते हैं, जो भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है कि हे भगवान, ये दिया अगरबत्ती बुझने से पहले अम्मा को उठा ले और यमराज को जल्दी भेज दे। वहीं उसका दूसरा बेटा, जो गाने बजाने का काम करता है, वो माइक पर ऐलान करता है कि पवनू ताई के मरने की खुशी में मेरी तरफ से फ्री में लाइट और साउंड की व्यवस्था की गई है। और हैरानी की बात यह है कि अम्मा अभी भी जिंदा है। तभी एक आदमी आता है और सीधे अम्मा के पैर छूता है। यहाँ देखकर सब चौंक जाते हैं कि यहाँ कौन है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो मदुरई का एक सुनार है। अब जैसे ही वो जाने लगता है तो वीनू उसका पीछा करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। तभी वीनू को शक होता है कि यह सुनार जरूर कुछ ना कुछ बड़ा जानता है। वहां तुरंत जाकर अम्मा के तीनों लड़कों को बुलाकर लाता है। जब सब इकट्ठा हो जाते हैं तब वो सुनार एक बड़ा खुलासा करता है कि अम्मा ने मरने से सिर्फ एक दिन पहले 160 तोला सोना खरीदा है। यह सुनते ही सभी के होश उड़ जाते हैं। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है इस कहानी का असली सस्पेंस, तो अंत तक जरूर बने रहना। इसके बाद सुनार बताता है कि अम्मा ने क्या क्या खरीदा है। वहां बताता है कि अम्मा ने 20 तोला कमरपट्टा, 10 तोला मीनाक्षी माला और बहुत कुछ खरीदा है। इतना सुनते ही अम्मा के बेटों के दिमाग में एक ही बात आती है, अम्मा मरनी नहीं चाहिए जब तक सोना नहीं मिल जाता। तभी उसका छोटा बेटा दौड़ता हुआ भगवान के पास जाता है, क्योंकि कल ही उसने प्रार्थना की थी कि दिया बुझने से पहले अम्मा मर जाए, लेकिन अब वो सब कुछ उल्टा करना चाहता है। वो एक शराबी को पैसे देता है और एक बोतल भी थमा देता है और कहता है, इस दिए में लगातार तेल डालते रहना, यह बुझना नहीं चाहिए। अब सीन घर पर शिफ्ट होता है, जहां उसके बेटे पूरे घर में पागलों की तरह सोना ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कहीं भी सोना नहीं मिलता। अब उन्हें साफ समझ आ जाता है, अगर अम्मा मर गई तो सोना हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। इसी लालच में अब वो अम्मा का इलाज भी करवाने लगते हैं, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। उनकी पत्नियां ही उन्हें पीटने लगती हैं। वो गुस्से में बोलती हैं, तुम लोग चाहते क्या हो, बुढ़िया मर नहीं रही और तुम उसका इलाज करवा रहे हो। दरअसल उनकी पत्नियां चाहती थी कि अम्मा जल्दी मर जाए और वहां लोग प्रॉपर्टी बेचकर वापस शहर चले जाएं। अब सीन शिफ्ट होता है, हम वेनू को देखते हैं, जो एक चाय की दुकान पर बैठा होता है। तभी उसकी नजर टीवी पर जाती है, जहाँ एक आदमी इशारों में बात समझा रहा होता है। और तभी वेनू को एक आइडिया आता है, अम्मा भी तो इशारों में कुछ बताना चाहती है। वो तुरंत अम्मा के बेटों के पास जाता है और उस आदमी के बारे में बताता है। वो लोग उसे घर बुलाते हैं, लेकिन वो भी कुछ समझ नहीं पाता और सलाह देता है कि इसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, और वहां से चले जाता है। अब अम्मा को मदुरई के बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। इलाज के लिए बेटों को अपनी बीवियों के गहने तक बेचने पड़ते हैं, लेकिन ये सब वो लालच में करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है
कि आखिर में 160 तोला सोना उनका ही है। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी बहन पर भी शक होने लगता है, क्योंकि वो शुरू से अम्मा के साथ थी, उसका ख्याल रखती थी। इसीलिए उन्हें लगता है कि सोना उसी के पास होगा, और इसी वजह से वो लोग हर जगह उसका पीछा करने लगते हैं, यहाँ तक कि उसे अकेला तक नहीं छोड़ते। अब डॉक्टर अम्मा की हालत के बारे में बताता है। काफी सालों से सिर पर बोझ ढोने की वजह से उसके सर की एक नस दब गई है, जिससे उन्हें पैरालिसिस हो गया है और हालत काफी क्रिटिकल है। अगर आप चाहें तो इलाज जारी रख सकते हैं, वरना घर ले जा सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें हाईवे का सीन दिखाया जाता है, जहां एक एम्बुलेंस खड़ी है। ड्राइवर बाहर खड़ा होकर पंचर ठीक करवा रहा होता है और अंदर एक औरत लेटी होती है, जिसे अम्मा की तरह ही पैरालिसिस है, और वहां एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सपोर्ट पर होती है। और उसके पास एम्बुलेंस का एक आदमी बैठा होता है, और उसका बेटा, बहू और बच्चे एम्बुलेंस के बाहर खड़े होते हैं। उनका बेटा बार बार रिक्वेस्ट कर रहा होता है, लेकिन एम्बुलेंस के अंदर बैठा आदमी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। यहीं पर अम्मा के सबसे छोटे बेटे को दिखाया जाता है। दरअसल उसको लग रहा था कि ये लोग जानबूझकर समय बर्बाद कर रहे हैं पंचर के बहाने, जबकि अम्मा की हालत बेहद क्रिटिकल है, जो एम्बुलेंस में लेटी है, और कोई उसे अस्पताल तक नहीं ले जा रहा है। यहाँ देखकर अम्मा का छोटा बेटा दौड़कर एम्बुलेंस के अंदर जाता है और सीधे उस अम्मा के पास बैठ जाता है। वो वहां बैठे एम्बुलेंस वाले से कहता है कि प्लीज इनकी मदद करो, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं करता। तभी वो एम्बुलेंस वाला बाहर ड्राइवर को फोन करता है, जो पंचर बनवा रहा होता है, और कहता है यह लड़का मुझे परेशान कर रहा है। उधर से जवाब आता है, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। बस इतना सुनना था। वो आदमी तुरंत फोन काटता है और अम्मा का ऑक्सीजन मास्क हटा देता है। यहाँ देखकर पवनू ताई का छोटा बेटा पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो चिल्लाता है, ये क्या कर रहे हो? लेकिन कुछ ही पलों में अम्मा वही दम तोड़ देती है। और सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि उसका बेटा और बहू एम्बुलेंस वाले को थैंक यू कहते हैं। लेकिन पवनू ताई का छोटा बेटा कुछ समझ नहीं पाता। वो भागता हुआ बाहर आता है। तभी एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। एम्बुलेंस ड्राइवर उसे समझाता है, जो लोग बाहर खड़े हैं वही चाहते थे कि यहाँ औरत मर जाए। वो आगे बताता है कि जब घर वाले अपने माँ बाप का खर्च नहीं उठा पाते तो उन्हें अस्पताल से पहले ही ले जाते हैं और एम्बुलेंस में ऑक्सीजन के भरोसे घर ले जाने का नाटक करते हैं। लेकिन सच यहाँ है कि वह चाहते हैं कि रास्ते में ही उनकी मौत हो जाए। अभी जो औरत मरी है, उसके बेटे और बहू भी चाहते थे कि वह मर जाए। वो उसे घर तक भी नहीं ले जाना चाहते थे, इसीलिए ऑक्सीजन मास्क हटवा दिया गया। फिर वो एक ऐसी बात कहता है जो दिल को हिला देती है। वह कहता है, जिस इंसान ने 50-60 साल एक घर में बिताए हैं, आज उसी को कुत्तों की तरह बीच सड़क पर मरवा कर लोग थैंक यू बोल रहे हैं। इस दुनिया में कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं होते जो पैसे की वजह से अपने बच्चों को मरने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन वही उनके बच्चे पैसों के लिए अपने माँ बाप को मरने के लिए छोड़ देते हैं, और इसका श्राप उनके बच्चों पर पड़ता है। उनकी अगली पीढ़ी तक इसका फल भुगतती है। फिर वह आगे यहाँ भी बोलता है कि मैं हर बार जानबूझकर पंचर का बहाना करता हूँ, ताकि घर वालों को थोड़ा समय मिल जाए और शायद उनका मन बदल जाए और वो अपने मरीज को घर लेकर जाएं और उनकी आखिरी सांस तक सेवा करे। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। यहाँ सब सुनकर पवनू ताई के बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागता है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर बताता है कि पवनू ताई की हालत अब बेहतर हो रही है। यह एक चमत्कार है और करोड़ों में से किसी एक के साथ ही ऐसा होता है। दरअसल अम्मा के 3 बेटे होते हैं, लेकिन उनमें से 2 बेटे साफ मना कर देते हैं, हम अब और इलाज नहीं करवा सकते। तभी छोटा बेटा वहां पहुंचता है और सुनता है कि उसके बड़े भाई डॉक्टर से कह रहे हैं कि अब और इलाज नहीं करवाना। यहाँ सुनकर डॉक्टर गुस्से से बोलता है, जब कोई उम्मीद नहीं थी तब तो इलाज करवाया, और अब जब वो ठीक हो रही है तो उसे घर ले जाना चाहते हो। फिर डॉक्टर बताता है एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। तभी छोटा बेटा पूछता है कितना खर्च आएगा। डॉक्टर जवाब देता है 4 लाख रुपए। यहाँ सुनते ही बड़े बेटे पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब और पैसा खर्च नहीं करना, और वो अम्मा को घर ले जाने पर अड़ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है अम्मा के दामाद की तरफ, जिसे वीनू पहले ही 160 तोला सोने के बारे में बता चुका होता है। वो पहले तो सिर्फ 3 तोला सोना लेने के लिए रुका था, लेकिन अब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि पूरा 160 तोला सोना अब मेरा हो सकता है। तभी वीनू उससे ऑपरेशन के लिए 4 लाख रुपए मांगता है
और वो बिना सोचे समझे खुशी खुशी पैसे दे देता है। अब सीन आता है सुरीली की तरफ, जो अम्मा की बेटी है और वह शुरू से अपने बेटे के साथ अम्मा के पास रहती है। सुरीली अभी भी बैठकर कपड़े सिल रही होती है। तभी उसकी भाभी गुस्से में कहती है, कल अम्मा का ऑपरेशन है और तू अभी भी कपड़े सिल रही है। तभी सुरीली शांत होकर कहती है, यह हुनर मुझे अम्मा ने सिखाया है। जब मेरा पति मुझे मारता था तब अम्मा ही मुझे और मेरे बच्चे को वहां से लेकर आई थी और मुझे सिलाई सिखाई, ताकि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। गांव वाले सोचते हैं कि अम्मा मुझे अपने पास रखती है ताकि अम्मा को काम ना करना पड़े, लेकिन सच कुछ और ही है। आज मैं जो भी हूँ अम्मा की वजह से हूँ। आज मैं अपने बच्चे को पाल सकती हूँ और इज्जत से जी सकती हूँ। फिर वह एक बहुत गहरी बात बताती है, अगर आज मैं रोई तो अम्मा मुझसे कहेगी, क्या मैंने तुझे यही सिखाया है? क्या तू मेरे बिना जी नहीं सकती? और फिर वो मुझे झाड़ू से मारेगी। सुरीली आगे बताती है, सगाई के बाद भी अम्मा मुझे छुप छुप कर स्कूल लेकर जाती थी। मेरी टीचर भी पूछती थी, सगाई के बाद भी इसे स्कूल क्यों ला रही हो? तो अम्मा हमेशा कहती थी कि कम से कम दो चीजें जरूर सीखो, हिसाब करना और अपने पैरों पर खड़ा होना। वो कहती थी कि अगर मेरे बेटे मान जाते तो मैं अपनी बहुओं को भी स्कूल लेकर जाती, और इसी वजह से जब तुम लोग खाकर सो जाते थे तो अम्मा गुस्से में चिल्लाती थी कि कुछ सीख लो। उन्हें किसी ने कभी ठीक से नहीं समझा, इसीलिए उन्हें किसी से कोई उम्मीद भी नहीं थी। अब सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल की तरफ, जहां ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बताता है कि अम्मा बच गई है। यहाँ सुनते ही सब लोग खुश हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी बहुएं भी। अब अम्मा को होश आ जाता है और उसके बेटे उससे पूछते हैं, जब आपको पैरालिसिस हुआ था तब आप 3 उंगलियों से क्या इशारा कर रही थी? अम्मा आराम से जवाब देती है, मैं कह रही थी कि तीसरे नंबर की चुटकी से पंखा बंद कर दो, वो चालू रह गया है, वरना बिजली का बिल आता। यहाँ सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जिसे वो कोई बड़ा राज समझ रहे थे वो सिर्फ एक पंखा बंद करने का इशारा था। तभी अम्मा का छोटा बेटा पूछता है, जब आपकी तबीयत खराब हुई थी तब एक सुनार आया था, उसने बताया कि आपने 160 तोला सोना खरीदा है। अम्मा हैरान होकर पूछती है, कौन सुनार, कौन सा 160 तोला सोना? अब सीन शिफ्ट होता है, जहां हमें गोल्ड कुमार दिखाया जाता है, जो एक मातम वाले घर में ठीक वही कहानी सुना रहा होता है कि मैं सुनार हूँ, मरने वाले को मैंने 160 तोला सोना बेचा है। तभी हमें सच्चाई पता चलती है, गोल्ड कुमार थोड़ा पागल है, उसकी दुकान में चोरी हो गई थी और तब से उसका दिमाग ठीक नहीं रहा। अब वो गांव गांव घूमता है और हर मातम वाले घर में जाकर एक ही कहानी दोहराता है, 160 तोला सोना। और जिस घर में वो ये कहानी सुना रहा होता है वहीं पर अम्मा का दामाद भी मौजूद होता है। यहाँ सब सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने तो लालच में आकर 4 लाख रुपए ऑपरेशन के लिए दे दिए थे। अब सीन वापस हॉस्पिटल में आता है, जहाँ उसके बेटे अम्मा से पूछते हैं, फिर आप हर शुक्रवार बस से कहाँ जाती थी और ब्याज के पैसों का आपने किया क्या है आखिर? इसके बाद हमें अम्मा की असली जिंदगी के बारे में पता चलता है, जहां हम देखते हैं कि अम्मा हर शुक्रवार बाजार जाती थी, लेकिन पैसे जमा करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी जीने के लिए। वो मूवी देखती थी, अच्छा खाना खाती थी और खुलकर जीती थी, जबकि गांव वाले यही समझते थे कि अम्मा बैंक में पैसे जमा करने जा रही है। इसके बाद सीन वापस हॉस्पिटल पर आता है, जहां हम देखते हैं कि डॉक्टर पवनुताई के बेटों से कह रहा है कि मैंने आपकी माँ को बचा लिया है, अब 20 साल तक इन्हें कुछ नहीं होगा, यहाँ मेरी गारंटी है। इसके बाद पवनुताई अपने घर लौटती है, जहाँ गाँव की औरतें उनकी नजर उतारती है। अम्मा अपने पलंग पर बैठी होती है और जोर से अपनी बहुओं को बुलाती है। उसके बाद वहां पलंग के एक पहिए में से चाबी निकालती है और उस चाबी से पलंग को खोलती है, और जैसे ही वह खुलता है तो अंदर सोना ही सोना भरा होता है। यहाँ देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। तभी अम्मा कहती है, यहाँ 300 तोला सोना है, और फिर वो फैसला सुनाती है, यह सोना मैं अपनी बेटी को दूंगी क्योंकि उसके पास कोई सहारा नहीं है, और तुम लोगों को घर और जमीन मिलेगी। इसके बाद अम्मा अपनी कहानी बताती है, जब मैं इस घर में आई थी तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने तिनका तिनका जोड़कर ये सब बनाया है। और फिर वो अपनी बहुओं को सबसे बड़ी सीख देती है, पैसा जोड़ना जरूरी है ताकि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। औरतों को जिंदगी जीने के लिए आज़ादी चाहिए, अगर आज़ादी मिल जाए तो उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इस गांव में मुझसे ज़्यादा मेहनत करने वाली औरतें हैं, लेकिन मैंने मेहनत के साथ समझदारी भी दिखाई, इसीलिए आज मेरे नाम पर यह बड़ा घर है। फिर अम्मा एक और सच्चाई बताती है,
मुझे सब पता है, जब मैं बीमार थी तब तुम लोगों ने मेरी सेवा की। ये भी पता है कि मेरे बेटों ने इलाज के लिए कर्जा लिया। अब अम्मा अपनी बहुओं को आखिरी मैसेज देती है, सिर्फ औरत औरत चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, हिम्मत से काम करना पड़ता है। इसके बाद वो सबको सोना बांटती है और वही बहुएं जो पहले अम्मा के मरने का इंतजार कर रही थी, अब खुशी खुशी उनका धन्यवाद कर रही होती हैं। अब सीन वापस यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें एक पंचायत का सीन दिखाया जाता है, जहां अम्मा सुरीली की शादी तोड़ देती है और उसके पति से साफ कहती है कि तूने मेरी बेटी की इज्जत नहीं की, इसीलिए ये शादी आज खत्म। इसके बाद आखिरी सीन में अम्मा सुरीली और वीनू की शादी करवा देती है और यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। वीनू कोई बाहरी इंसान नहीं है, बल्कि उसी गांव का रहने वाला होता है। वो सालों से अपनी शादी के लिए मेहनत करके सोना जोड़ रहा था और अब हमें समझ आता है, वीनू ने ही सबसे पहले अम्मा के बेटों को 160 तोला सोने की खबर दी थी। लेकिन उसका इरादा गलत नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे 160 में से सिर्फ 10 तोला सोना दे देना। दरअसल उसके पास पहले से ही 2 तोला सोना था और शादी के लिए उसे बस 10 तोला और चाहिए था। वो अकेला रहता था और उसका एक छोटा सा सपना था कि उसके घर का दरवाजा भी कोई औरत खोले, उसका भी एक परिवार हो और उसके भी बच्चे हों। इन्हीं सपनों के साथ वीनू पूरी मूवी में मेहनत करता रहता है, 12 तोला सोना जोड़ने के लिए, और आखिर में अम्मा उसकी मेहनत और सच्चाई को समझ जाती है। इसीलिए वह अपनी बेटी की शादी उसी से करवा देती है। दरअसल अम्मा की अपने घर पर ही नहीं, बल्कि पूरे गांव पर पकड़ थी और वह सबकी खबर रखती थी। वो अच्छे से जानती थी कि कौन इंसान कैसा है और इसीलिए उसने अपनी बेटी की शादी एक सही इंसान से करवाई, क्योंकि उसे पता था वीनू दिल का बहुत अच्छा है और वो सुरीली को हमेशा खुश रखेगा। इसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हम अम्मा को खुश देखते हैं। वह अपनी बेटी के साथ बैठी होती है और बाकी औरतों के साथ हंसी मजाक कर रही होती है और यहीं पर यह मूवी समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या मैसेज मिला? मेरे हिसाब से इसमें 10 बहुत डीप मैसेज छुपे हैं। मैं वो सभी मैसेज कमेंट में पिन कर दूंगा। आपको जो मैसेज सबसे ज़्यादा पावरफुल लगे उसको लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना भी। और अगर आपको ऐसे ही बॉलीवुड, तमिल, साउथ इंडियन मूवीज और वेब सीरीज की दमदार एक्सप्लेनेशन हिंदी में सुनना पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको यहाँ पूरी मूवी देखनी है तो आप इसको जियो हॉट स्टार पर देख सकते हो। मूवी का नाम है थाई कल्लवी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।